Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and colleagues and all the people, Assalamu alaikum. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंजाइटी क्या होती है, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर के चैप्टर में कौन कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करते हैं। एंजाइटी की शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि वो कौन सी फीचर्स हैं, वो कौन से फीचर्स हैं जो तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम DSM-4 2013 से पहले की बात है, ये जब हम DSM-4 को स्टडी किया करते थे तो उस वक्त एंजाइटी डिसऑर्डर का एक ही चैप्टर हुआ करता था और उसमें तमाम डिसऑर्डर्स लाइक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, उसके अलावा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके अलावा जो था वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये तमाम डिसऑर्डर्स जो थे ये एक ही जो कैटेगरी में, जो एक चैप्टर के अंदर जो थे वो डिस्कस किए जाते थे। लेकिन आफ्टर मई 2013 जब DSM-5 पब्लिश किया अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने, उसमें फिर उन्होंने एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो थे वो उनको डिवाइड कर दिया। अब इस जो 3 चैप्टर्स हैं बेसिकली, जो पहले एक चैप्टर हुआ करता था, इनमें कुछ नए डिसऑर्डर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स में से OCD को भी निकाल दिया गया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, इनको निकाल दिया गया है और इनको एक अलग चैप्टर्स जो हैं वो उनके फॉर्मुलेट कर दिए गए हैं। तो देखते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर में इस वक्त जो DSM-5 में कौन से जो हैं अब डिसऑर्डर जो पढ़े जाएंगे या पढ़े जाते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो हम एंजाइटी से स्टार्ट करते हैं कि एंजाइटी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज एन इमोशन characterized by a feeling of tension, worried thoughts and physical changes. एंजाइटी एक इमोशन है, एक जज्बात का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग्स होती हैं, जिसमें परेशानी की वर्डनेस होती है, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। उसके साथ आप, ये तो मैंने एक सिम्टम्स लिखी हुई हैं, लाइक चेंज इन heart rate, like palpitation, like hot flashes, like sweating and regarding future apprehension। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स जो फिजिकल सिम्टम होती हैं। यानी एंजाइटी इज एन इमोशन which characterized by the feeling of tension, worried thoughts and feelings, physical changes like increased blood pressure, change in heart rate, palpitation, hot flashes, sweating, trembling, और जो है वो इस तरह के बहुत सारे जो है वो फिजिकल चेंजेस, हेडेक, स्टमक एक इनमें आ सकती है। और ये होता है फ्यूचर से रिलेटेड, लाइक फ्यूचर से रिलेटेड आपका कल को एग्जाम है, अब इट्स अ फ्यूचर रिलेटेड, नॉट एग्जाम हुआ नहीं है उसके बाद अगर आपको परेशानी हो रही है, तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में यूज करें तो उसको हम कहते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स। लेकिन अगर एक एग्जाम होने वाला है, कल आपका पेपर है और आज रात आप यही बैठे सोचे जा रहे हैं कि अब क्या होगा, कब क्या होगा, आपको टेंशन भी हो रही है, अजीब अजीब ख्यालात भी आ रहे हैं कि यार मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊं, मेरा पेपर ही अच्छा ना हो। ठीक है, उसके साथ फिर आपके अंदर फिजिकल सिम्टम भी स्टार्ट हो जाती हैं, यही सोच के कि कोई पता नहीं क्या बन जाएगा कल पेपर में। ठीक है, तो आपका सर दर्द शुरू कर देता है, आपका स्टमक एक शुरू हो जाता है, आपको लगता है मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एंजाइटी हो रही है। अच्छा जी, शेयर्ड फीचर्स कौन से एंजाइटी के? अब एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली जिस तरह ये नीचे एंजाइटी डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, जिसमें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज्म है, स्पेसिफिक फोबिया है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक स्पेसिफायर है, गोराफोबिया है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब ये डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के चैप्टर में डिस्कस किए जाते हैं। अब इनमें सब में एक कॉमन चीज क्या होती है? इनमें एक्सेसिव फियर, एंजाइटी और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस इनमें कॉमन होती हैं। इन तमाम डिसऑर्डर्स में ये खसूसियत पाई जाती है। सब में एक्सेसिव फियर होगा, सब में एंजाइटी की फीलिंग्स होंगी, सब में बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होंगे, सब में फिजिकल जो है वो चेंजेस होंगी। मैं यहाँ पर फिजिकल चेंजेस भी लिख देता हूँ।
सब में फिजिकल चेंजेस भी होंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये तो हो गई कॉमन चीजें, एक्सेसिव फियर, एंजाइटी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, फिजिकल चेंजेस वगैरह। अब इनमें एक, ये तो कॉमन चीजें थी जो तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर में, ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में भी पाई जाती हैं, ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म में भी, फोबियाज में भी, और भी जो नीचे मैंने ये सारे डिस्कस किए हैं, इन तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो है ये पाई जाती हैं। अब इनमें सेम क्या होगा? द एंजाइटी डिसऑर्डर differ from one another in the type of the object and situation. अब इनमें होगा कि किस चीज की वजह से एंजाइटी हो रही है, किस सिचुएशन की वजह से एंजाइटी हो रही है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में एंजाइटी तो हो रही है, एक्सेसिव फियर भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस भी हो रही है, फिजिकल चेंजेस भी हो रही हैं, ठीक है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में। लेकिन क्यों हो रही हैं? क्योंकि पर्सन को लगता है वो कहीं कहीं वो सेपरेशन ना हो जाए उसकी अटैचमेंट फिगर से। ठीक हो गया। इसी तरह सिलेक्टिव म्यूटिज्म, बच्चा बोलता नहीं है, इसका मतलब जब आप सिलेक्टिव म्यूटिज्म को हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। फिर स्पेसिफिक फोबिया में जो है वो किसी खास चीज से रिलेटेड, जिस तरह जानवरों से कुछ लोगों को फोबिया होता है, ब्लड से कुछ लोगों को फोबिया होता है, इस तरह जो है। उसके बाद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में ये तमाम एक्सेसिव फियर भी होगा, एंजाइटी भी होगा, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस भी होगा, फिजिकल चेंजेस भी होंगी। लेकिन क्यों होंगी? क्योंकि पर्सन को फेयर होता है कि उसको सोशल गैदरिंग में जज किया जाएगा, कहीं एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, कहीं उसको नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि सोशल गैदरिंग की वजह से होगी। यहाँ पर सेपरेशन में फियर विल बी ट्रिगर्ड ड्यू टू द थॉट्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर। तो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, इसमें किसी और वजह से हो रही होगी, इसमें किसी और वजह से एंजाइटी हो रही है, इसमें किसी और वजह से एंजाइटी हो रही है, इसमें किसी और वजह से एंजाइटी हो रही है। यानी ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन या कॉजेज जो है उसकी वजह से, जो हर डिसऑर्डर की एक अलग कॉज होगी एंजाइटी की। तो हम कॉज के बेस पे, ऑब्जेक्ट्स की बेस पे, सिचुएशन की बेस पे जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को एक दूसरे से अलग करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को, ठीक है जी। तो क्योंकि अगर मैं सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया मैंने, तो ये बहुत कोई 1 घंटे, बल्कि 2 घंटे से भी ज्यादा का लेक्चर चला जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करूंगा। बल्कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि पूरे डीएसएम को डिस्कस करूं। अच्छा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे तमाम लेक्चर्स, जो आने वाले लेक्चर्स हैं, उनकी वीडियोस मिल सके। और उसके अलावा आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी वीडियोस जो आपको जरूरत थी, जिनकी जो आपको चाहिए थी, बहुत सारे डिसऑर्डर से रिलेटेड, बहुत सारी थेरीज से रिलेटेड, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंटेंट जो है उनसे रिलेटेड जो है वो आपको इंशाल्लाह वहां पर मिलेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या है कि इसमें किसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है? to individual who have an unusual strong fear of anxiety to separating from people, they feel a strong attachment। यानी ये उनको, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो एडोलेसेंस भी हो सकते हैं, वो अडल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है जिनके अंदर एक अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ एंजाइटी हो, या स्ट्रॉन्ग फियर हो या एंजाइटी हो टू सेपरेटिंग फ्रॉम पीपल, यानी कि कहीं उनके अंदर खौफ हो कि कहीं वो उन लोगों से जुदा ना हो जाएं, सेपरेट ना हो जाएं, जिनके साथ वो बहुत ज्यादा अटैच हैं, जिनके साथ उनकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। अच्छा जी, डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद सेपरेशन इज अनयूजुअल। अब इसमें क्या होगा, डायग्नोसिस तब दिया जाएगा जब आपका डिस्ट्रेस जो होगा, जो सेपरेशन की वजह से एक टेंशन क्रिएट हुई होगी, एक एंजाइटी क्रिएट हुई होगी, वो सेपरेशन से रिलेटेड, वो अनयूजुअल हो फॉर एन इंडिविजुअल डेवलपमेंटल लेवल। यानी एक मतलब डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से वो बड़ी अनयूजुअल हो। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, अब उसका तो ऑब्वियस है कि उसकी मदर जो है वो इन्फेंट है, उसकी मदर अगर कहीं साइड पे होगी तो वो रोना शुरू कर देता है, वो अपनी मदर के साथ अटैच होते हैं। अब एक 10 साल का बच्चा है, अब 10 साल के बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल जो है वो ये है कि अगर उसकी मदर या फादर कहीं साइड पे भी हो जाते हैं, या दूर चले जाते हैं, या किसी जगह चले जाते हैं, और वो घर में होता है अपने दादा दादी के साथ, यानी अगर उसके अटैचमेंट फिगर मदर और फादर हैं,
तो उसको इतनी परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब उसका जो डेवलपमेंटल लेवल है वो यहाँ तक पहुंच चुका है कि वो आसानी से इजीली अकेला भी रह सकता है। वो इजीली स्कूल जाते हैं बच्चे, 5 साल से 6 साल की उम्र में आजकल बच्चे जो हैं, बल्कि आजकल तो 3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से ये ऐसी चीज है कि बच्चा अकेला रह सकता है, यानी उसकी इतनी उम्र, डेवलपमेंटल लेवल का मतलब है तो उतनी उम्र हो गई है। अगर उसकी उतनी उम्र हो गई है कि बच्चे के अकेला रह सकता है लेकिन फिर भी नहीं रह रहा, तो इसका मतलब है फिर उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हम डायग्नोस करेंगे। The need to stay in close proximity to care can make it difficult for children with the disorder to go to school. अच्छा, उनकी ये जरूरत जो है, need to stay, अच्छा उनकी ये जरूरत, क्या जरूरत कि अटैचमेंट फिगर के साथ रहना है, वो उनके लिए डिफिकल्ट बना देती है स्कूल जाना। ऐसे बच्चे जिनकी ये जरूरत होती है, जो ये चाह रहे होते हैं कि वो हमेशा अपने अटैचमेंट फिगर के साथ रहें, अपने अम्मी के साथ रहें या अब्बू के साथ रहें, जिनके साथ वो ज्यादा अटैच हैं, तो वो स्कूल भी नहीं जाते। वो कहते नहीं, मैंने अब्बू के साथ ही रहना है, मैंने अम्मी के साथ ही जो है वो चिपके रहना है, मैंने स्कूल भी नहीं जाना, मैंने दोस्त के घर भी नहीं जाना, मैंने कहीं भी नहीं जाना, मैंने अकेला कमरे में अकेला भी नहीं रहना, ठीक है, मैंने किसी के साथ भी नहीं रहना, मैंने सिर्फ जहां भी मैंने रहना है मेरी अम्मी साथ, जो कि अटैचमेंट फिगर। In adults, it can make normal developmental activities like moving away from home, getting married, being an independent very difficult. अच्छा, जो adults होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये children, adolescents और adults तीनों में ये disorder पाया जा सकता है। अब जो adults होते हैं, adults में क्या होगा कि ना वो घर से इजीली बाहर जा सकेंगे, मूविंग फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम होम, शादी करने से वो घबराते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट फिगर उनसे दूर हो जाता है, बीइंग एन इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने से भी घबराते हैं कि नहीं, वो उनकी कोशिश होती है कि मैं अपने अटैचमेंट फिगर पर डिपेंडेंट ही रहूं। तो उनके लिए घर से दूर चले जाना, शादी करना और इंडिपेंडेंट होना, या किसी दूसरे शहर जाना, या किसी काम जॉब मुश्किल हो जाती है उनके लिए, वो जॉब नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो भी ट्रिगर होते हैं और बरकरार रहते हैं जब तक उसकी ट्रीटमेंट ना सेपरेशन एंजाइटी की जाए। तो ये तो एक ओवरव्यू था सेपरेशन एंजाइटी का। अभी थोड़ी सी इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। अनयूजुअल डिस्ट्रेस एट द डायरेक्ट डिस्कशन एट एक्सपीरियंसिंग ऑफ बीइंग पार्टेड, ठीक है, जब डिस्कशन भी की जाए और एक्सपीरियंस उनको हो जाए कि वो अटैचमेंट फिगर से दूर हो रहे हैं, तो उनको परेशानी लाहक हो। इस तरह इवन कि आप डिस्कशन भी करें ना कि आपने दूर जाना है, आपने फला जाना है, तो अम्मी ने इधर ही रहना है, तो वहां पे भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेसिव फियर दैट हार्म विल बी फॉल देयर अटैचमेंट फिगर, फिर उनको ये भी खौफ रहता है कि जो कहीं मेरे अटैचमेंट फिगर को कोई परेशानी ना हो जाए, मसला ना हो जाए, कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। परसिस्टेंट वरी ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है, हर वक्त उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट का खदशा, डर रहता है, कुड लीड टू सेपरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर, जिसकी वजह से वो कहते हैं कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे जो है वो सेपरेशन, जो अटैचमेंट फिगर है उससे सेपरेट होना पड़े। रिफ्यूजल टू लीव द अटैचमेंट फिगर, वो मना कर देते अटैचमेंट फिगर से दूर जाने को, वो नहीं जाते। आप कहिए ना, अच्छा अम्मी इधर ही आप आ जाओ बेटा, हम बाजार चलते, वो कहते नहीं, मैंने अम्मी के साथ ही रहना है। एक्सेसिव फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेला रहने से उनको हमेशा डर लगता है और बहुत ज्यादा लगता है। नाइटमेयर्स अबाउट सेपरेशन, यानी उनको नाइटमेयर्स तक, रात को डरावने ख्वाब आते हैं सेपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि हर वक्त उनके दिमाग में सेपरेशन ही चलती रहती है, तो रात को डरावने ख्वाब तक उनको आते हैं। एंजाइटी अबाउट स्लीपिंग एंड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर, वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर नहीं सो सकते, एंजाइटी होती है। फिजिकल कंप्लेंट्स उनको जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे आ गया जी इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द DSM-5। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, डेवलपिंग इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव फियर ऑफ एंजाइटी, ठीक है जी। अब इनमें क्या होता है कंसर्निंग सेपरेशन, इनमें पहला क्राइटेरिया हमें यह बता रहा है कि इनके अंदर इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव फियर और एंजाइटी जो है वो सेपरेशन से रिलेटेड जो है वो डेवलप हो जाता है। अब वो कैसे डेवलप हो जाता है, ये हमने आगे नीचे जो है ये क्राइटेरिया 1 के सब क्राइटेरियाज 8 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं। इनमें से 3 का होना लाजमी है, इनमें से 3 क्राइटेरिया जो हैं उनका होना लाजमी है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम द मेजर अटैचमेंट फिगर, अगर वो घर से दूर चले जाएं या अटैचमेंट से दूर चले जाएं और अटैचमेंट फिगर से दूर हों, तो उनको एक्सेसिव जो है वो वरी और एंजाइटी क्रिएट होती है। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर, ठीक है, यानी अगर उनको ये हमेशा
खौफ लगा रहता है कि उनका जो अटैचमेंट फिगर है वो कहीं वो उसको खो ना दें, उसको कोई हार्म ना पहुंच जाए, उनको कोई इलनेस ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, उनकी इवन डेथ ना हो जाए, ये हमेशा उनको खौफ लगा रहता है। persistent and excessive worry about experiencing an untoward event, ठीक है, मतलब जो उनको ये हमेशा खौफ लगा रहता है कि उनको कोई ऐसा इवेंट उनको उनके साथ ना हो जाए, लाइक वो गुम ना हो जाए, वो किडनैप ना हो जाए, उनके साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, वो बीमार ना हो जाए, दैट कॉजेज सेपरेशन फ्रॉम अ मेजर अटैचमेंट फिगर, जिसकी वजह से वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाए। परसिस्टेंट रिलक्टेंस टू रिफ्यूजल टू गो आउट, बाहर जाने से नहीं जाते, वो रिफ्यूज करते हैं, अवे फ्रॉम द होम, गो टू स्कूल, गो टू वर्क, और किसी भी दूसरी जगह पर जहां पर उनको खौफ होता है कि वो अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाएंगे। persistent and excessive fear of the reluctance about being alone, अकेले होने से डरते हैं, from major attachment figure. persistent reluctance to refusal sleep away from the home, घर से दूर सोने से वो डरते हैं, और go to sleep without being near a major attachment figure, वो घर से दूर भी नहीं सो सकते, उनको खौफ आता है, उनको एंजाइटी होती है, बल्कि इवन कि अगर उनका अटैचमेंट फिगर जो है वो उनसे थोड़ा दूर सो रहा है तो वहां पे भी वो परेशान रहते हैं कि यार ये मैं इसके साथ मैंने सोना था, ये मुझसे दूर क्यों सो रहा है। वो जब तक वो बच्चे होते हैं ना, समटाइम आप रात को सोए में के सो जाते हैं तो वो आप उठा के उनको साथ वाले रूम में लिटा देते हैं, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो उस वक्त उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके साथ वो अटैच है, तो वो आधी रात के वक्त उठ के आपके साथ आके सो जाते हैं। आप जब सुबह उठते हैं आप देखते हैं कि बेटा तो आपका साथ सोया हुआ है और आपने साथ वाले रूम में सुलाया था। इट्स एंजाइटी बेसिकली, इट्स ड्यू टू द सेपरेशन एंजाइटी। रिपीटेड नाइटमेयर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाइटमेयर्स होते हैं इन्वॉल्विंग द स्कीम ऑफ सेपरेशन, थीम ऑफ सेपरेशन। रिपीटेड कंप्लेन ऑफ फिजिकल कंप्लेन इनको बहुत ज्यादा होती है, हेडेक, स्टमक एक, नोजिया, वॉमिटिंग, हॉट फ्लैशेस, हार्ट पॉन्डिंग, बहुत सारे ठंडे पसीने आने, कपकपी तारी हो जानी, शिवरिंग, वॉमिटिंग, और बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी फिजिकल सिम्टम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। अब इन क्राइटेरियाज में ये जो 8 पॉइंट्स हैं उनमें से 3 पॉइंट्स का होना लाजमी है डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद क्राइटेरिया 2 हम देखेंगे, ये जो एंजाइटी, फियर, अवॉइडेंस है, ये कम से कम बच्चों और एडोलेसेंस में 4 हफ्ते तक, ठीक है जी, और बड़ों में, ये एडल्ट्स में 6 माह तक, 6 माह या उससे ज्यादा तक बरकरार। ये जो सिम्टम्स हैं 3 हमने ऊपर देखनी है। अगर आपके 3 बच्चे, किसी बंदे में जिसको आप डायग्नोस कर रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर उसमें ये 3 सिम्टम जो हैं ये मीट कर गई हैं, तो उनका ड्यूरेशन भी फिर आप देखना है डायग्नोसिस के लिए, कि बच्चा है एडोलेसेंस है तो वो 4 वीक लगातार ये अलामात देखनी है कि नहीं, और अगर बड़ा है तो उसमें देखना है कि कम से कम जो पिछले 6 माह तक इसमें ये अलामात थी, तब आप अगर मीट करेगा क्राइटेरिया 4 हफ्ते का बच्चों और एडोलेसेंस में और 6 महीने का अडल्ट में या मोर देन 6 मंथ, तो आप जो है उसको डायग्नोस करेंगे। द डिस्टर्बेंस कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, ये जो एंजाइटी हो रही है, ये जो डिस्ट्रेस है, ये जो फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट हुई हैं, क्या ये आपकी सोशल इम्पेयरमेंट क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द फंक्शनिंग, तो इसमें भी ये जो है वो इम्पेयरमेंट क्रिएट कर अगर कर रही है तो आप डायग्नोस करेंगे। उसके अलावा द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल कंडीशन डिसऑर्डर, यानी कि आपने देखना है कि ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है या किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं क्रिएट हुई, ये भी आपने रूल आउट करना है। ठीक है, हो सकता है वो किस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से हो, डिल्यूजन हेलुसिनेशन की वजह से हो, ठीक है, तो ये आपने तमाम चीजें और बाकी डिसऑर्डर्स को भी रूल आउट करना है कि क्या ये जो सेपरेशन एंजाइटी क्रिएट हुई है ये सिर्फ ये सेपरेशन एंजाइटी ही है, या ये किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं क्रिएट हुई, जिस तरह ये अगोराफोबिया है। अगोराफोबिया में लोग जो है वो घबराते हैं कि उन जगहों में जाने से जहाँ पे एस्केप मुमकिन नहीं, तो बच्चे आमतौर पर ना चिमटे रहते हैं वालिदैन के साथ, तो हमने ये देखना है कि इनको अगोराफोबिया तो नहीं है, उसकी वजह से तो ये वालिद या वालिदा का हाथ नहीं छोड़ रहे, अकेले नहीं जा रहे, या इनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिव म्यूटिज्म को, फिर स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी, सब डिसऑर्डर्स को इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे अगेन मैं कर रहा हूँ कि चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी दे दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।